नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और आप हो इस समय डास्क लिब्रो चैनल पर। तो अभी हम जो सेंट्रल बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है केमिस्ट्री का, जिसका सेट 3 है और कोड है 3, थर्ड नंबर का पेपर, 70 नंबर का पेपर है बेटा जी। 3 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करना है। तो आज हम इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और अलग अलग बोर्ड जिनके केमिस्ट्री के पेपर्स अभी होने हैं 2025 के अंदर, वो हेल्प ले सकते हैं थ्रू दिस एग्ज़ाम पेपर, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा लिया गया पेपर बहुत बेहतरीन पेपर होता है। और आशा करता हूँ कि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन देखने से आगे जितने भी सीबीएसई के पेपर्स होंगे और अदर बोर्ड्स के जितने भी पेपर्स होंगे, वहाँ क्वेश्चन पेपर का माइंडसेट समझने में और क्वेश्चंस को कैसे टैकल आउट किया जाता है और उसको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन ए के अंदर, जो है आपके एमसीक्यूज़ में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमको इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फॉल्स स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जिनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है। रेट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कह रहा है जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है वह इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो देखो भाई, यानी कि जो प्रारंभिक उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उसकी रेट के ऊपर। तो जीरो ऑर्डर को जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है रेट इज इक्वल टू के। और कोई भी अगर पदार्थ है, मान लो ए टू बी अगर रिएक्शन हो रही है, तो इसका ऑर्डर अगर जीरो है तो यहाँ रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के। तो जिससे हमको पता चल रहा है कि ये जो रेट है वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर, क्योंकि ए की पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए जो रेट है वो हमारा के बराबर होगी, यानी कि हमारे रिएक्शन कांस्टेंट के बराबर होगी, जो कि बात सही है। इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसके बाद में देखो सेकंड क्या दे रखा है, ये कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। हाँ भाई साहब, ये भी बात सही है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा टी हाफ होता है वो होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 के। तो जब आप 2 टी हाफ लिखोगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी डिसप्रोपोर्शनल हो जाएगा के, या अपन कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमको क्या ढूंढना है? हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। और देखो डी वाला ऑप्शन देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ, हाँ सही बात है, टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 0.693/K, इसलिए हमारा ये भी ट्रू है। इसके बाद में जो बचता है चौथा ऑप्शन, यही हमारा फॉल्स होना चाहिए। क्या क्या रहा है ये? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी जीरो। देखो भाई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर टेकिंग पार्ट इनटू दैट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी मिल रहे हैं तभी तो सी और डी बना रहे हैं, या ए का अगर डिस्कम्पोजिशन हो रहा है तो सी या डी बन रहे हैं। तो अगर ए ही जीरो होगा तो सी और डी कैसे बन जाएंगे? ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी क्या बता रही है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रिएक्टिंग, कि कितने मॉलिक्यूल उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए इसने ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिया है। हमको फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना था। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सी है वह इसके अंदर सही होगा। देखो भैया, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन 1 मोल ऑफ MnO4 टू MnO2। देखो इसमें यूनिट दे रखी है फैराडे। एक बार फैराडे को समझ लो। फैराडे क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आया हुआ चार्ज। यानी कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लें और चार्ज से उसे मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1 मोल की हम वैल्यू जानते हैं 0.622 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जो वैल्यू आती है वो लमसम आती है 96500 के। ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि 1 मोल MnO4 माइनस और MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो बेटा जी, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को करना क्या है? सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करेंगे? इसका वैल्यू x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की स्टेट हमें पता है -2 होती है। कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं, और आगे चार्ज कितना है? -1।
तो x इक्वल टू -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू हो गया -1 + 8, x इक्वल टू आ गया आपका +7। अगर यहाँ देखें तो Mn को दोबारा से x मान लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है वह है हमारा -2, तो 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं। तो बेटा जी ये हो गया x - 4 बराबर 0, तो x इक्वल टू हो गया 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई +4। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं बेटा जी कि जो Mn है वो हमारा +7 से Mn +4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और +7 से +4 तक जाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। कितने चाहिएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। तो इसने फेराडे के अंदर वैल्यू दे रखी है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज इतना होता है। तो हमको यहाँ पर 3 फेराडे चार्ज की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा इजी सा है, कुछ ऐसा इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो क्या कह रहा है, द एलिमेंट हैविंग दैट आर्गन 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कॉपर का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आर्गन का, और इसके बाद में आपका 3d10 एंड 4s1। ठीक है, होना तो ये चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन जो कॉपर है वह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। बड़ा इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, वो दे रखा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेजर ऑफ। देखो क्वेश्चन के अंदर 3 वर्ड्स दे रखे हैं, और आपको इन तीनों ही वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है जब क्वेश्चन को समझना है। अगर आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, और जो चारों के चारों ऑप्शंस हैं वो भी हो सकता है कि आपको सेम नज़र आए। तो आपको करना क्या है, आपको इन तीनों के तीनों वर्ड्स को पकड़ना है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, कि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि एक हमारे पास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि ए दे रखा है तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है जनरली, बीच में ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, और इंटरमीडिएट और या फिर अपन कहें ट्रांजिशन स्टेट का बनने का, यानी कि ए और बी मिले और मिलके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना। सिंगल स्टेप के अंदर जो रिएक्शन हो जाए उसको अपन एलिमेंट्री रिएक्शंस में काउंट करते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं ईच अदर से, यानी कि एक दूसरे से। ये मेजर करता है, क्या बताता है ये? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बताता। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या बताती है अपन को? ये बताती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगा ही नहीं। दूसरा है, देखो यहाँ चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमको क्या इंडिकेट करता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है ना, जो अपन एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ठीक है, कि वह रिएक्शन का जो पथ है वो किस पथ के थ्रू अपना रिएक्शन प्रोसीड करेगी, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, यानी कि उसका ग्राफ सीधा होगा या फिर ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रहे होंगे, तो ये हमको ऑर्डर बताता है। इसके बाद में बात करते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है ना, कि स्टोइचियोमेट्री हमको क्या बताती है? देखो भाई, स्टोइचियोमेट्री के ऊपर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के ऊपर बच्चे यहाँ क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री हमेशा एक स्टेबल रिएक्शन की देखी जाती है। पहली बात, स्टेबल रिएक्शन से मेरा तात्पर्य क्या है? ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस्ड हो, बैलेंस रिएक्शन हो, जैसे N2 + 3S2 goes for 2NH3। ठीक है ना, यानी कि एक जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेंगे। इसमें रिएक्शन बैलेंस्ड है, सारे जितने भी केमिस्ट्री के बेसिक्स लॉज हैं, लॉज ऑफ प्रोपोर्शन का लॉ है, या फिर आपका
मास कंजर्वेशंस का लॉ है, सारे लॉज को फॉलो कर रही है। नाइट्रोजन का नंबर देख लो, सब बराबर है। तो इन नंबर्स को अपन स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, ठीक है ना, कि भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बैलेंस स्टेट हमको स्टोइचियोमेट्री बताती है। लेकिन ये पूछ रहा क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेंगे, तो हमारा स्टोइचियोमेट्री भी आंसर गलत होगा। तो इसका आंसर होगा सी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या बताती है हमको? ये बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड, कि कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। दूसरा क्या बताती है ये, ठीक है ना, कि भैया मैकेनिज्म के थ्रू, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू ये डिसाइड होते हैं कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। अब देखो इस रिएक्शन में हमें ये पता है कि एक N2 रिएक्ट करेगा 3S2 के साथ में तो 2NH3 मिलेगा। लेकिन मैं कहूँ कि हमारे पास 1 लाख मॉलिक्यूल्स N2 के हैं और 10 लाख मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे? नो, नेवर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट करेंगे उसकी संख्या को ही हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं होगी, ये हमेशा होल नंबर में मिलेगी, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अभिक्रिया की आणविकता, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, देखो भाई, द डायमैग्नेटिक स्पीसीज ऑफ, इसमें से डायमैग्नेटिक स्पीसीज निकालनी है आपको। इसमें करना क्या है कि थोड़ा अगर क्वेश्चन को एडवांस लेवल पर सॉल्व करना है, यानी कि जल्दी अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सबसे पहले। ठीक है, मैं 4 पीसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन ए को लिख लेते हैं, निकिल साइनाइड 4, और ये आपका हो गया 2- निकिल Cl4, और ये हो गया आपका 2- FeCN6, ये हो गया आपका 3-, और कोबाल्ट F6, और ये हो गया आपका 3-। ठीक है, तो इन सब का सबसे पहले आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। देखो भैया, निकल को अपन x मान लेते हैं, साइनाइड -1 बनाता है, ठीक है, तो ये हो गए -4 बराबर हो जाएगा -2, तो x जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है +2, तो यहाँ पर जो निकल है वो 2+ बनाकर बैठा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये 28 दे रखा है, 28 में से 2 गए 26, 3d8 4s0, ठीक है। ऐसे यहाँ निकालो, निकल को मान लेते हैं x, क्लोरीन -1 बनाता है तो -4 हो गया, बराबर ऊपर दे रखा -2, तो x बराबर ये आ गया +2, ठीक है। तो यहाँ पर इस निकल 2+ का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0। ऐसे यहाँ देखो, इसको x मान लूँ, साइनाइड का अपन को पता है -1 बनाता है, तो टोटल हो जाएंगे -6 -3, x इक्वल टू हो जाएगा +3, तो Fe3+, Fe का नंबर है 26, तो ये बनाएगा आर्गन 3d5 4s0। कोबाल्ट को मान लूँ x, फ्लोराइड हमारा -1 बनाता है तो ये -6 हो जाएंगे, -3, x इक्वल टू हो गया +3, तो कोबाल्ट 3+ होगा आपका आर्गन, ठीक है, 3d6 4s0, क्योंकि इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बोलो जी, हाँ यहाँ तक हो गया। अब देखो भैया, इसके 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख दूँ, ऐसे ही इसमें यहाँ रख दूँ, ऐसे ही अपन यहाँ आयरन में रख दें, और ऐसे ही अपन कोबाल्ट के अंदर रख देते हैं। अब देखो हमारी जो BVT है वह क्या कहती है कि ऐसा लिगेंड
दो तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं, एक वीक फील्ड का लिगेंड होगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा वो पेयरिंग कराएगा और जो वीक फील्ड का लिगेंड होगा वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो फ्लोराइड हमारे पास वीक फील्ड का लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये यूं की त्यों रहेगा कि भैया इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है तो ये पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाएंगे। और क्लोराइड जो है हमारा वो वीक फील्ड का लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये यूं की त्यों रहेगा। और साइनाइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है इसलिए पेयरिंग करा देगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको पेयरिंग करा देगा। अब पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में, पूछ रहा है डायमैग्नेटिक स्पीसीज बताइए, ठीक है ना। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब के सब पैरा हैं। ये सब के सब कैसे हैं, पैरा। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक है, इसलिए इसका आंसर होगा ए की प्रतिचुंबकीय स्पीसीज जो हमारी है वह है ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो बिना किसी झंझट के तो आप है ना इसके अंदर सिंपल ये देखो कि ये जो हमारा क्लोरीन है कि ये जो हमारा साइनाइड है ये पेयरिंग कराता है या नहीं, फ्लोरीन है पेयरिंग कराता है या नहीं, आपको यहाँ तक निकालना सबको आना चाहिए। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप इसे केवल और केवल दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते ये जितने टफ क्वेश्चंस हम इन्हें काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है द कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है ना, आर कॉल्ड, इनके अंदर वो बेसिकली आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो हमको यहाँ देखो देखने से मिल रहा है यहाँ जो ONO है और यहाँ जो NO2 है, तो यहाँ पर जो कोबाल्ट के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वह ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में जो शेयर कर रहा है वह नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, ठीक है ना। दोनों के दोनों ही NO2 हैं, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन लिंकेज अलग अलग है। यहाँ नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हो रहा है या इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, या ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दोनों ही लिगेंड्स में। तो ऐसी ऐसी आइसोमेरिज्म को अपन लिंकेज या आपका संयुग्मी समावयव कहेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसका आंसर है, ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल विद क्रोमिक। देखो भैया ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल कि ये CrO3, तो क्रोमिक एनहाइड्राइड जो है हमारे पास, इसको जोन्स रिएजेंट भी बोल देते हैं। जोन रिएजेंट भी सेम होता है CrO3, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस होते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड के अंदर। तो देखो हमको सिंपल सा पता है इसमें तो कीटोन बनेगा, ठीक है। अच्छा एस्टर तो बनेगा ही नहीं, क्यों एस्टर तो एस्टरिफिकेशन के दौरान बनता है, और एस्टरिफिकेशन कब होता है, जब हमारा RC डबल बॉन्ड O यानी कि जो हमारा एस कार्बोक्सिलिक अम्ल है और हमारा जो एल्कोहल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो हमारा एल्कोहल है, ये जब मिले तो यहाँ से पानी बाहर निकलता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है जी। तब हमारा एस्टर बनता है। तो एस्टर तो होगा ही नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो CrO3 है वो माइल्ड रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है, माइल्ड रिएजेंट है। इतनी विगोरस कंडीशंस नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए पहली बात तो। और 1 डिग्री का जो एल्कोहल होता है वह डायरेक्ट पॉसिबल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो 1 डिग्री के एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री के साथ में बेसिकली संभव ही नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका आंसर नहीं है। एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो इसका जो आंसर है वह है कीटोन, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सेंस होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या बना रही है क्या नहीं बनाती।
तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच इज़ द करेक्ट IUPAC नेम। ठीक है, कि इसमें IUPAC नेम क्या करेक्ट होगा। देखो यहाँ दो ग्रुप दे रखे हैं CS3 और CL, तो हमको ये बोला जाता है कि भैया जो CL है उसको प्रायोरिटी देनी है ओवर दैट CS3, ये IUPAC का रूल है। और दूसरी बात IUPAC ये कहती है कि अगर क्लोरीन को आप लोगे तो इसका नाम होगा क्लोरो और इस समूह का नाम होगा मेथिल। ठीक है, तब भी हमको क्लोरो को ही पहले लेना है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ऑप्शन दे रखा है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच इज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है जो वो नेचुरल बॉन्ड्स बनाकर बैठा है। ठीक है ना, नेचुरल स्ट्रक्चर में इसके में आपके पेप्टाइड्स बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द पेप्टाइड्स बॉन्ड्स ये बनाता है कोई भी प्रोटीन्स। ठीक है ना, जब ये इसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो इन पेप्टाइड्स बॉन्ड को टूटे बिना, ये नहीं टूटने चाहिए, ये जो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स हैं विदाउट ब्रेकिंग, इन पेप्टाइड्स बॉन्डों को तोड़े बिना इसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब कर दिया जाता है, यानी कि ओरिजिनल शेप में नहीं रहा जाता। अब जैसे कोई बच्चा है वो पॉलीथीन लेकर आया, पॉलीथीन उसने खींच दी। ठीक है, खींच दी तो पॉलीथीन का शेप चेंज हो गया, पॉलीथीन वापस से उसी शेप के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो नेचुरल स्ट्रक्चर उसका डिस्टर्ब हो गया, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं, जो एक पॉलीथीन में जो एथीन के बीच में बॉन्ड्स हैं वो अभी भी यूं की त्यों हैं। ठीक है ना, डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब के कारण कुछ भी हो सकते हैं, आपने उसको हीट कर दिया, आपने उसका pH चेंज कर दिया, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, तो उसको अपन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें कोएगुलेशन ऑफ एग्स वाइट्स का होता है, सही है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जो दही है वह जम जाता है, ये भी सही है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसमें हमारा 1 सेकेंड, जो हमारा फिब्रिनोजन, अगर मैं गलत हूँ तो आप थोड़ा सा देख लेना, ये फिब्रिनोजन है, ये आपका फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसके लिए आपको बायोलॉजिकल एंजाइम की आवश्यकता चाहिए होती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है जब क्लोटिंग होती है। तो इसको अपन डिस्टरबेंस नहीं बोल सकते, एक रिएक्शन है, अपन ये कहेंगे कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या रिएक्शन है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि ये हमारा फिनॉल, और इससे वो कन्वर्ट करवा रहा है भाई साहब इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कपलिंग रिएक्शन तो होगी नहीं, ये तो डाइएजो में होती है, जब अपन डाइजोनियम सॉल्ट का यूज़ करते हैं और डाई बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइजोनियम सॉल्ट को तो यूज़ करेंगे नहीं। रही बात आपकी फिडेलक्राफ्ट की, तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आपकी होती है CH3Cl, यानी कि एसिटिलेशन और एसाइलेशन, एल्किलेशन, ये दो तरह की प्रोसेस होंगी, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ठीक है ना, AlCl3 हम निर्जल लेंगे, विदाउट वाटर लेंगे। ठीक है ना, और जिसमें ये हमारा ये बनाएगा। ठीक है, तो आपका फिडेलक्राफ्ट भी नहीं है। इसके बाद में कोबाल्ट, कोलवे और राइमर्टीमान, दोनों ही प्रोसेस में ये होता है, लेकिन राइमर्टीमान के अंदर सैलिसिलिक एसिड की बजाय सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इसलिए राइमर्टीमान भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कोलवे रिएक्शन। तो थोड़ा सा बात करते हैं राइमर्टीमान के ऊपर कि राइमर्टीमान क्या है हमारी रिएक्शन।
तो राइमा टीमान में क्या बनेगा बेटा जी, राइमा टीमान में ये बनेगा आपका, ठीक है, OH और CHO। तो इसका आंसर होगा कोल्वे रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन होती कैसे है कि देखो जी, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल को जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ जो H प्लस ON माइनस है और यहाँ Na प्लस और OH माइनस है, सबसे पहले अपन इस ऑक्सीजन को या फिर इस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे इसके अंदर, इसलिए अपन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट कराने पर हमारा ये सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसको अपन CO2 के अंदर डालेंगे 4 to 7 ATM प्रेशर पर और 398 केल्विन के लगे ढके ताप पर। तो इस ताप पर हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा बॉन्ड्स हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर के COOH ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद में जब अपन इसका H प्लस के साथ में वर्कअप कराएंगे तो वर्कअप में होगा क्या कि यहाँ जो Na प्लस है वो निकल जाएगा बाहर और O के साथ में हमारा वापस से H आ जाएगा और हमको डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। सैलिसिलिक एसिड हमको प्राप्त होगा। ये कोल्वे रिएक्शन है बेटा जी, आप कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है स्कर्वी इज डेफिशिएंसी ड्यू टू, स्कर्वी जो होता है वो हमारा होता है विटामिन सी से, और विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। B1 से तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरीबेरी, स्कर्वी नहीं होता। और ये जो B2 है वो स्किन डिसीजेस कर देता है। एक स्किन डिसीजेस मेरे को ये है एरिबो फ्लेविनोसिस, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड, ये तो भाई विटामिन है ही नहीं, ये तो विटामिन है ही नहीं। ये क्या है आपका, ये तो न्यूक्लिक एसिड्स में काउंट होते हैं, ये ग्लूटामिक एसिड ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दे रखा है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसमें अच्छा एक कन्फ्यूजन रहता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके जो पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं RNA और DNA के अंदर। बेसिकली DNA के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर होता क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किस किस के बीच में होता है, देखो DNA के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो राइबोज शर्करा होती है, ठीक है ना, एक आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ACTG, ये वाला न्यूक्लिक एसिड होता है, और तीसरा आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, डाईराइबोज शर्करा होगी। और ये तीनों के तीनों मिलकर के ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे अपन DNA बोलेंगे। तो इन DNAs को फास्फोएस्टर ग्रुप्स के थ्रू जो जोड़ने का काम करता है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। इससे एक चेन बनती है किसकी, जो चेन बनती है उसका नाम है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, 3OH इधर लग जाएगा फॉस्फोट ग्रुप, दूसरी तरफ बीच में आपका आ गया शुगर, और इसमें 5th पोजीशन पर आपका फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पर लगेगी आपकी फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है ना। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से हमारा DNA बनता है। फिर ये दोनों की दोनों कुंडलियाँ जो हैं वो ऐसे समअप हो जाती हैं थ्रू दैट बॉन्ड्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द DNA, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेसिकली हमारी नाइट्रोजन बेसिस के बीच में होती है। एक नाइट्रोजन बेस है जैसे A और ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है C, तो इन दोनों के बीच में होगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। पेप्टाइड लिंकेज ये तो भाई प्रोटीन में होती है, तो सबको पता है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियोसाइड्स में होती है,
तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका आंसर है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमाल का क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन्स आ चुके हैं, 4 एसर्शन रीजन्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। देखो भैया, या तो ए और बी दोनों सही हैं, और जो ए है एसर्शन जो है उसकी रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरे में ए और बी दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तीसरे में ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथे में आर ए दोनों गलत हैं, इसमें दोनों गलत हैं, इसमें एक सही है एक गलत है, इसमें दोनों ही सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है, इसमें दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो हमको इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आप है ना देखो एसर्शन को और रीजन को, इन दोनों को अलग अलग पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ो? अलग अलग, कि क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है। जब आप ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद में आप इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस देखो कि क्या आर ए से कोई लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या आर उसको एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो आप इन दोनों को अलग अलग देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है, देखो मैं भी ऐसे ही करूँगा। अरे ये भाई मिसप्रिंट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मिसप्रिंट हो गए हैं सर जी, मिसप्रिंट हो गए हैं। तो हमारे पास तो पेपर है तो वहाँ से हम इसको ले लेंगे। देखो जी, ये कह रहा है कॉपर कैन नॉट बी लिबरेटेड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। डाइल्यूट मिनरल एसिड्स कौन कौन से? HCl। हाँ साहब, कॉपर इसको लिबरेट नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता कॉपर इसको लिबरेट? क्योंकि देखो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है ई वाला EMF, ये Cu2 प्लस Cu के लिए होता है 0.34 और ये भी प्लस का, लेकिन हाइड्रोजन के लिए यही हो जाता है आपका 0.0। ठीक है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए कॉपर कैन नॉट लिबरेट, यानी कॉपर यहाँ रिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो रिडक्शन नहीं करेगा। और दूसरी बात, जो HCl है वह केवल और केवल एसिड है और वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए HCl भी अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए जो कॉपर है वो यहाँ Cl को नहीं निकाल पाएगा जिससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। ठीक है ना, तो ये बात है। इसका जो रीजन दे रखा है वो रीजन दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही बात तो मैंने अभी बोली कि इसकी EMF वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर सकता था लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसके अंदर इतनी पावर नहीं है। दूसरी बात, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। जैसे H2SO4, अगर कंसनट्रेटेड यहाँ पर अगर हम H2SO4 ले लेते तो बेटा लिबरेट हो जाता। कंसनट्रेटेड H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज दैट एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज़ अ मोर पावरफुल वैल्यूज देन दैट एसिड। ठीक है, तो इसका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें सब में ही दिक्कत आई है भाई। ठीक है, चलो मैं बोल दूंगा। ये कह रहा है, इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, इट्स हाफ लाइफ इज आल्सो डबल। ना, ऐसा नहीं होगा बच्चे मेरे। देखो भैया कहना क्या चाह रहा है, ये हमारे पास R0 है यानी कि इनिशियल, और ये बना रहा है हमारा, ये कह रहा है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वह डबल हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में। कब? जब आप हाफ लाइफ को भी डबल कर दोगे। अरे बाबूजी, जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला होता है 0.693/K। हाफ लाइफ का तो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आपका असर्शन तो गलत हो गया।
इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है, 1 सेकेंड, रीजन दे रखा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन does not depend upon the initial concentration of the reactant in a first order reaction। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हाफ लाइफ है रिएक्शन की वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका रीजन सही है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है। तो जो ऑप्शन है आपका डी, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा कि एसर्शन गलत है और रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी दे रखा है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड, कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कि भैया जो विटामिन डी है वह हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है। यस, फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी स्टोर नहीं होती लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो एसर्शन तो इसका सही है। रीजन देखो, रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है विटामिन डी इज अ फैट soluble vitamin and is not excreted from the body in urine। सही बात है, दोनों ही सही है, एसर्शन और रीजन, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखो 16 नंबर का क्वेश्चन। यार ये सब में दिक्कत आ रही है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, हाँ ये बात सही है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो गैब्रियल थैलामाइड है उसके अंदर होता क्या है, यहाँ देखना बेटा जी, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। गैब्रियल थैलामाइड को, गैब्रियल थैलामाइड में बेसिकली ये जो हमारा थैलामाइड है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलामाइड। ठीक है जी, जब इसके ऊपर अपन क्या डालते हैं, सॉरी बेस डालते हैं, तो बेस डालने पर यहाँ से एच चला जाता है और ये जो केक है वो हमारा इंसर्ट हो जाता है यहाँ, जिससे हम इसके नाइट्रोजन को एक्टिव कर देते हैं और प्रोटेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं आर एक्स की। ठीक है, जिससे अब देखो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यहाँ से हमारा एक्स बार निकलेगा, तो ये हमारा के एक्स बार। हमने क्या बोला कि केओएस डाल करके अपन ने पहले नाइट्रोजन को एक्टिव किया, तो हमारा जो बना वो बना एन आर। ठीक है जी, बन गया। अब इसके बाद में हम इसके अंदर डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो ये हमारा जो टूटेगा वो टूटेगा NaO माइनस और H प्लस। तो ये जो माइनस है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ऐसे ही जो दूसरा होगा वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और ये जो H है उसको कौन ले लेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA और ONA, और इसके साथ में हमारे पास NH NH और ये R, यानी कि एमीन मिल गया। अब समस्या ये है कि जो नाइट्रोजन है वह यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहा है वह रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है ना, तो और बना क्या रहा है ये बना रहा है एल्किल एमीन। तो
तो हमारा जो एसर्शन है वह तो सही है। रीजन क्या दे रखा है इसमें, रीजन दे रखा है आपका एरिल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction with the anion formed by थैलीमाइड। तो रीजन भी सही है, क्यों? क्योंकि जो एरिल हैलाइड है बेटा, यहाँ जो एरिल हैलाइड है, इस एरिल हैलाइड के पास लोन पेयर है, लोन पेयर जाएगा इस बॉन्ड में, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड होगा इसका जो कार्बन होगा वो sp2 हो जाएगा। दूसरी बात डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तीसरी बात रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह हाई हो जाएगी। अभी अपन क्या देख रहे थे कि यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, ठीक है जी।